राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा में आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने का कार्य है वो फिलहाल चल रहा है। आज 22 तारीख हो गई है, तो 22 और 23 2 दिन अभी भी आपके पास में बचे हैं। जिन भी अभ्यर्थियों का 2 गुना वाली जो लिस्ट आई है उसमें चयन हुआ है, उन सभी को स्क्रूटनी फॉर्म भरना था और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आज 2 दिन अभी भी बचे हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने नहीं भरा है वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, स्टेप बाय स्टेप देख के भर लेना। और ये स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में आपकी जो चेकलिस्ट है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो चेकलिस्ट बनेगी, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कैसे आपको अरेंज करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपका रह भी गया है या किसी में अगर संशोधन भी करवाना है तो वो आप किस प्रकार से करवा पाएंगे, उन सभी के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए सेशन शुरू करते हैं। फटाफट लेसन को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देखो, इसमें आपको क्या करना है, एक तो आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक आपको फाइल ले जानी है। एक तो 150 रुपए की फाइल आती है, उसमें आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उस फाइल में आपको रखने हैं। जैसे 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, 10वीं का 12वीं का प्रमाण पत्र है, कॉलेज की मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, बीएड की मार्कशीट है, ये सारे दस्तावेज उसमें आपके पास में होने चाहिए। आपका मूल है, जाति है, कहने का मतलब है जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सारे इसमें फाइल में होने चाहिए। इसके अलावा आपको 2 सेट तैयार करने हैं। मैंने पहले भी कहा था 2 सेट आपको तैयार करने हैं। 2 सेट में क्या है, एक सेट तो आपका वहां पर जमा होगा और एक सेट आपकी फोटोकॉपी का होगा। ठीक है। अब फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की आपके पास में होनी चाहिए, चाहे वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे आपका मूल हो, जाति हो, ईडब्ल्यूएस वाला हो, चाहे विवाहित का शपथ पत्र हो, अविवाहित का हो, संतान संबंधी। कहने का मतलब है जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पर जाने वाले हैं, सबका एक एक फोटोकॉपी का सेट है वो आपके पास में बैकअप के तौर पर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वहां जाने के बाद में एक सेट तो आप दो कि मुख्य सेट तो ये तो आपको वहां पर जमा करवाना है, लेकिन वो ये बोल दें कि इस फलाने डॉक्यूमेंट्स का एक फोटोकॉपी दो, तो वहां पर आप फोटोकॉपी करवाने के लिए कहां भटकते रहोगे। इसलिए सभी का एक एक फोटोकॉपी है वो आपको बैकअप के तौर के ऊपर आपके पास में रखनी है, क्योंकि कब भगवान जाने कब काम में आ जाए। ठीक है। तो ये बैकअप के तौर पर आपको रखनी है और ये एक मुख्य सेट है। इसकी अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ऊपर लगाना है, उसके नीचे कौन सा लगाना है, स्टेप बाय स्टेप अपन चलने वाले हैं। तो इसमें आपका कुछ तो ओरिजिनल फॉर्म आएंगे। अब ओरिजिनल कौन से आएंगे, जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा। एक तो आपने जो ऑफलाइन भरा था अटेस्टेशन फॉर्म कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में, वो इसमें आने वाला है। और एक आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जो ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म भरा था वो भी आपका इसमें आने वाला है। इसके अलावा आपने जो शपथ पत्र बनवाए हैं कोर्ट से, एफिडेविट के ऊपर आपने जो शपथ पत्र बनवाए हैं वो इसमें आने वाले हैं। और सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी इसमें आने वाली है, चाहे आपका मूल हो, जाति हो, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, कॉलेज का है, सबकी एक एक फोटोकॉपी है वो इसमें लगेगी। और ये आपको वहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड है, उसको वहां पर जमा करवा के आनी है। ठीक है। तो मैं मानता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे अपन बात करते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे भाग फर्स्ट में अपन फॉर्म की बात करते हैं और रसीद की और आपके एडमिट कार्ड की। अब बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एडमिट कार्ड खो चुका है, तो वो क्या करें, वो भी आपको उसका समाधान यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की चेकलिस्ट। स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपके सामने जो चेकलिस्ट आई थी उसमें आपको क्या करना है, फाइल में सबसे ऊपर लगाना है। सबसे ऊपर आपकी चेकलिस्ट आएगी, उसका प्रिंट निकलवा लेना है और एक आपको फोटोकॉपी बैकअप के तौर पर आपको यहाँ पर साथ में रखनी है। एक तो प्रिंट निकलवा लेना है और सबसे ऊपर आपकी चेकलिस्ट होने वाली है, उसमें टिक किया हुआ होगा कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको इसमें लगाने हैं। तो सबसे ऊपर तो आपकी चेकलिस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे ऊपर फाइल में ये आपको लगानी है और बैकअप के तौर के ऊपर आपको ये इसकी एक फोटोकॉपी है, ये भी आपको साथ में रखनी है। अब इस चेकलिस्ट के बाद में आपको इसके नीचे जो है वो स्क्रूटनी फॉर्म आपने जो ऑनलाइन भरा है, विस्तृत आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल पर जाकर आपने जो भरा है, उसका आपको 2 प्रिंट निकाल लेने हैं। एक प्रिंट तो आपको इस चेकलिस्ट के नीचे लगाना है और दूसरा जो प्रिंट आपने निकाला है वो आपको बैकअप के तौर के ऊपर आपको अपने पास में रखना है, अपने साथ रखना है। तो एक प्रिंट तो आपको इस सेट में लगा देना है। ठीक है। चेकलिस्ट के नीचे आपका विस्तृत आवेदन पत्र यानी जो स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा है वो इसके नीचे लगा देना है पूरा। ठीक है। एसएसओ पोर्टल पर आपने जो भरा है, ई मित्र वाले से भरवाया है तो उसने आपको प्रिंट निकाल कर दिया होगा, तो वो आपको इसके नीचे लगा देना है। उसके बाद में आपको अटेस्टेशन फॉर्म के 2 भाग हैं वो आपको इसमें लगाने हैं। देखो, अब 2 कौन से अटेस्टेशन फॉर्म, तो एक तो वो जो आपने स्वयं कैपिटल लेटर में लिखा था ना, अटेस्टेशन फॉर्म ऑफलाइन आपने भरा था, कैपिटल लेटर में लिखा था, जिसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवाया था कि कैसे कैसे ये भरना है। तो एक तो वो, और दूसरा आपने एसएसओ पोर्टल पर जो ऑनलाइन भर के उसका प्रिंट आउट निकाला है। दोनों अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं और मोहर लगवानी है। कहने का मतलब है कि व्याख्याता स्तर का कोई व्यक्ति होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड का व्याख्याता है, उसके साइन करवाने हैं ऑफलाइन वाले पर भी और ऑनलाइन वाले पर भी, और उसकी मोहर लगवानी है।
ये काम आपको करना है। और चेकलिस्ट के नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म के नीचे आपके दोनों अटेस्टेशन फॉर्म आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर जो हाथ से लिखा था वो भी और स्क्रूटनी का आपका जो प्रिंट आउट लिया था, दोनों के ओरिजिनल सेट है वो आपको इसमें लगाने हैं। और एक एक फोटोकॉपी आपको बैकअप के तौर के ऊपर साथ में रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उस समय आपने लास्ट में जो अटेस्टेशन फॉर्म भरने के बाद में फाइनल सबमिट किया था, उससे पहले आपने 100 रुपए जमा करवाए थे। ठीक है, तो जो 100 रुपए जमा करवाने की जो आपको रसीद मिली थी, ये मित्र वाले ने आपको निकाल के दी है, तो वो 100 रुपए की रसीद आपको इसमें लगानी है। ठीक है, और उस रसीद के ऊपर आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, खुद के सिग्नेचर कर देना और उसकी एक फोटोकॉपी है वो आपको साथ में रखनी है। यानी फोटोकॉपी तो आपको साथ में रखनी ही है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उसकी फोटोकॉपी तो आपको साथ में रखनी ही है। मेन चीज है ये। ठीक है, इसकी फोटोकॉपी एक पर आपको साइन किए हुए होनी चाहिए और फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। उसके बाद में आपने जब 2025 में वैकेंसी निकली थी उस समय जब इसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और आपने पहली बार जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि वो सर वो एप्लीकेशन फॉर्म तो हमसे गुम हो गया या हमने प्रिंट आउट ही नहीं निकाला था, सोचा कि बाद में निकालेंगे। ठीक है, अगर ऐसा था तब तो आपके एसएसओ आईडी पर पड़ा है वो एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकालना है और उसकी एक फोटोकॉपी करवा लेनी है, वो तो बैकअप के तौर पर। और जो प्रिंट निकालोगे उसके ऊपर आपको साइन करवाने हैं खुद के साइन करके, और वो आपको इसे पहले सेट में लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद में आप जब एग्जाम देने गए थे 4th ग्रेड की, उसका आपको प्रवेश पत्र आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में प्रवेश पत्र नहीं है, क्योंकि मुझे पिछले 5-7 दिन में बहुत सारे कमेंट आए हैं बच्चों के, उनका कहना है कि हमसे जो प्रवेश पत्र है वो गुम हो गया, हम एग्जाम देकर आए थे तो वो रोडवेज में या तो उस कंडक्टर को दे आए या फिर घर पर लाए, तो वो कहाँ पर रखा हमें खुद को पता नहीं है, क्योंकि हमने सोचा चयन ही नहीं होगा, या ये सोचा कि चयन हो गया लेकिन उसके बाद में वो गुम हो गया। मम्मी झाड़ू में लेकर चली गई, रद्दी वाले को कॉपी किताब बेची तो उसके साथ में चला गया, बहुत से माने होते हैं। ठीक है, माना कि आपका गुम हो गया तो आपने जो स्कोर कार्ड देखा है, आपकी जो एसएसओ आईडी पोर्टल है उसके ऊपर आपको 4th ग्रेड का जो रिजल्ट आया था उसमें आपका जो स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड को प्रिंट करके ले जाना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्कोर कार्ड की एक तो फोटोकॉपी करवा लेना और एक आपको सेट में लगानी है। ठीक है, और उस स्कोर कार्ड के ऊपर भी आपको खुद के सिग्नेचर कर लेने हैं। खुद के सिग्नेचर तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगभग करने ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका प्रवेश पत्र वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी। उसके बाद में आपका आता है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, यानी जो सामान्य कागज पर आपने प्रिंट करवा कर आप साथ लाए थे, वो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है वो आपको यहाँ पर लगाना है। ओरिजिनल लगेगा ये। ठीक है, खुद के आपके यहाँ पर रनिंग हैंड में लिखे हुए, तो एक तो इसकी आपको फोटोकॉपी साथ में रखनी है और एक आपका ये ओरिजिनल है, ये सेट में लगने वाला है। तो यहाँ से इसकी बात भी हो गई। अब चलते हैं अपन आगे। यहाँ पर देखो, अब है शैक्षणिक दस्तावेज। शैक्षणिक दस्तावेज की बात करें तो इसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, अगर आपने केवल 10वीं का लगाया है डाटा तो आपको 10वीं का डाटा ही लेकर जाना है। ठीक है, अगर आपने 10वीं बारी कॉलेज की लगाई है तो 10वीं बारी कॉलेज की लगाई है वो लेकर जाना है। अगर आपने RSCIT भी लगा दिया है तो वो भी। कहने का मतलब है कि स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। जैसे 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का जो सर्टिफिकेट है ये आपको लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस 10वीं की मार्कशीट से ही प्रमाणित होगी। ठीक है, जन्मतिथि के लिए अनिवार्य है। और इसकी फोटोकॉपी करवा लेना दो, एक फोटोकॉपी तो आपको साथ में रखनी है और एक फोटोकॉपी आपको वहां पर जमा करवानी है खुद के साइन होकर। अब वो जब चेक करेंगे तब वो आपको बोलेंगे कि ओरिजिनल दिखाओ। तो मैंने कहा था ना, एक फाइल आपको लेकर जानी है, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। उस फाइल में से वो 10वीं की मार्कशीट निकालना, उनको दिखा देना, प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों, और उसके बाद में वो उनसे वापस लेकर अपनी फाइल में डाल लेना। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का जो सर्टिफिकेट आपने फॉर्म में भरा है तो वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। उसकी 2 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, एक तो आपको बैकअप के तौर पर साथ में रखनी है और दूसरी जो फोटोकॉपी है उस पर खुद के साइन करके और वो उनको वहां पर जमा करवानी है। बिल्कुल उसी तरीके से वो कहेंगे कि 12वीं की मार्कशीट दिखाओ, तो फाइल से आपको निकालना है, मार्कशीट दिखानी है और वापस फाइल में डाल लेनी है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। यही काम आपको ग्रेजुएशन के लिए, पीजी के लिए, और अगर अन्य कोई डिग्री आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने वो स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय भरा है तो वो आपको वहां पर उसकी फोटोकॉपी है वो जमा करवानी पड़ेगी। एक फोटोकॉपी आपको साथ में रखना है और जब वो ओरिजिनल मांगे तब आपको ओरिजिनल वो उनको दिखाना है और वापस उनको अपनी फाइल में लगा लेना है। ठीक है, तो 10 तक हो गए अपन। अब देखो 11वां यहाँ पर। उसके बाद में आता है पहचान पत्र और आपका निवास और अन्य जो आय प्रमाण पत्र है उनकी बात करें तो देखो, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन सा, डिजिटल हस्ताक्षर वाला। इस तरीके से आपका जो आता है ना, ये मूल निवास है और लास्ट में यहाँ पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हुए होते हैं, यहाँ पर तारीख वगैरह लिखी होती है, तो ये डिजिटल हस्ताक्षर वाला चलेगा। व्हाइट पेपर वाला पहले जो तहसीलदार साइन करता था उसमें मोड़ लगाता था वो नहीं चलेगा। ठीक है,
अब आप कहोगे कि सर हमारे पास में तो वही है, नया वाला है ही नहीं। तो कोई नहीं, अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपने वो अपलोड कर दिया है तब कोई बात नहीं, लेकिन अभी 9 मार्च से इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का कार्य शुरू होगा, तो 9 मार्च से पहले आप बनवा लेना, ठीक है। 9 मार्च से पहले ये डिजिटल सिग्नेचर वाला जो मूल निवास है ये इसमें अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर वगैरह वो होते हैं। तो वहाँ पर जो एक कंप्यूटर का जानकार बैठेगा वो नंबर डालकर देखेगा, तो आपको पता चल जाएगा उसको कि इसने ये सही तरीके से प्रमाण पत्र लेकर आया है, फर्जी इसका नहीं है। तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इसकी 2 फोटोकॉपी रखना, एक फोटोकॉपी तो आपको साथ में रखनी है और दूसरी फोटोकॉपी है वो आपको साइन करके वहाँ पर जमा करवानी है। और जब वो बोलेगा कि ओरिजिनल दिखाओ, तो फाइल में से ओरिजिनल निकालना है, उनको दिखाना है और वापस फाइल में डाल लेना है। उसके बाद में आधार कार्ड, ये पहचान करने के लिए, यानी कि 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नाम है वही नाम आपका आधार कार्ड के ऊपर होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के ऊपर होनी चाहिए। अब बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम में प्रॉब्लम है, या नाम के बीच में जो स्पेस है उसमें प्रॉब्लम है, या जो जन्म तिथि है उसमें 1-2 साल की ऊपर नीचे है, 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में वो मेल नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 9 मार्च से शुरू है, आपको आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा लेना है, ठीक है। 7 दिन में आधार कार्ड बन करके नया आ जाता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी फिलहाल 22 फरवरी चल रही है, तो 9 मार्च से पहले आराम से आपके पास में नया वाला आधार आ जाएगा। और जिनके कोई प्रॉब्लम नहीं है आधार कार्ड में, उनको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ लेकर चले जाना है उनको। 2 फोटोकॉपी करवानी है, एक फोटोकॉपी साथ में रखना है, जबकि एक फोटोकॉपी आपको वहां पर बोर्ड में जमा करवानी है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र, तो ये आय प्रमाण पत्र सभी के लिए नहीं है, ठीक है। किन किन के लिए है, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था पहली बार, कब 2025 में जब वैकेंसी निकली थी, उस समय आपने जब पहली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस समय उसमें एक कॉलम आया था। अब आपको पता है नहीं पता है, ये मित्र वाले ने भरा था, अगर आपको पता है तब ठीक है, नहीं पता है तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में है उस पर देख लेना। उस पर एक लाइन लिखी हुई है कि अगर आपके पिता की आय या आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, और अगर आप उसमें फीस में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस में छूट लेना चाहते हैं, तो उसमें एक तो येस का कॉलम था और एक नो का कॉलम था। अगर आपने वहां पर येस किया था तब तो आपको ये आय प्रमाण पत्र बनवाना है, अगर आपने वहां पर नो किया था तब ये आय प्रमाण पत्र आपको नहीं बनवाना है। कहने का मतलब है कि 2.5 लाख रुपए आपने कम फीस दिखाकर वहां पर फीस में छूट ली थी, तब आपको ये 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसमें दोनों तरफ तो आपकी डिटेल आएगी, ठीक है, यानी 2 पेज पर तो, और 2 पेज पर आपको फर्स्ट ग्रेड की व्याख्या तक वहां पर सिग्नेचर करवानी है, यानी कि 4 पेज वाला ये जो आपको आय प्रमाण पत्र है ये बनवाना है। ये ओरिजिनल वहां पर जमा हो जाएगा और इसकी एक फोटोकॉपी करवा लेना, वो आपको अपने पास में रखना है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर तक आ गए अपन। अब देखो 14 नंबर, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र है, जो भी SC ST OBC MBC कैटेगरी से संबंधित रखते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र है वो दिखाना पड़ेगा। खास तौर से OBC और MBC कैटेगरी वालों को ध्यान में रखना है, जब आपने आवेदन किया था तो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर 1 साल पुराना है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 साल से 3 साल पुराना है तब आपको शपथ पत्र लगाना है उसमें, ठीक है, शपथ पत्र लगाना है और आपको नया भी बनवा लेना है, ठीक है। और अगर आपका 3 साल से भी पुराना है तब आपको पुराना तो लगाना ही है, शपथ पत्र भी लगाना है और नया बनवा लेना, ठीक है। और वो तीनों ही आपको यहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे, और उनकी एक एक फोटोकॉपी है वो आपको साथ लेकर चले जाना, ठीक है। एक एक फोटोकॉपी तो आपको वहां पर जमा करवानी है और एक एक फोटोकॉपी साथ ले जाना, और जब वो बोले ओरिजिनल दिखाने के लिए तो आप ओरिजिनल जो जाति प्रमाण पत्र वो दिखा देना और वापस अपने फाइल में रख लेना। अब EWS कैटेगरी, जो भी अभ्यर्थी EWS कैटेगरी से संबंधित है उसका लाभ लेना चाहते हैं, ये उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है, तो एक फोटोकॉपी वहां पर आपकी जमा होगी। इसके अलावा विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, जो भी PWD कैंडिडेट हैं, ठीक है, खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स कोटे से आए हैं, दिव्यांग हैं, ठीक है, या फिर कोई विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, उनको कोई विशेष कैटेगरी का अगर उनको पास में प्रमाण पत्र है तो उसकी एक फोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी साइन करके, और एक फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है, और जब वो बोलेंगे ओरिजिनल दिखाओ तब आपको फाइल में से निकालना है, ओरिजिनल दिखा। आगे है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया था कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं, और मेरे ख्याल से सभी ने 3 बनवा भी लिए हैं और ऑनलाइन अपलोड कर भी दिए हैं, ठीक है। तो वो तीनों चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर चले जाने हैं। एक तो कौन सा है आपका, जो भी आपने अंतिम स्कूल या अंतिम कॉलेज जहां से की थी उसके द्वारा जारी किया हुआ, उसके प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया हुआ आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लेकर चले जाना है, और उसकी जो फोटोकॉपी है खुद के साइन करके वो आपको उस सेट में लगानी है, और एक फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है, ठीक है। ओरिजिनल वाला तो अपने पास में रखना है आपको, दोनों की 2 फोटोकॉपी करवानी है, एक फोटोकॉपी तो उसमें दे देना और एक फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। उसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपने राजपत्रित अधिकारी के द्वारा, यानी फर्स्ट ग्रेड के टीचर के द्वारा या किसी चिकित्सक के द्वारा या SDM के द्वारा, कहने का मतलब है कि गजेटेड ऑफिसर के द्वारा आपने 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए थे, और ये चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये तो पुराना चल जाएगा अंतिम संस्थान के द्वारा जारी किया हुआ, लेकिन ये पुराने नहीं होने चाहिए 6 माह से ज्यादा,
तो ये आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा तैयार किए गए 2 चरित्र प्रमाण पत्र हैं, ये आपको साथ में लेकर जाने हैं। दोनों ही ओरिजिनल लगानी है आपको, ठीक है, और एक एक फोटोकॉपी आपको बैकअप के तौर पर साथ में रखनी है। तो ये तीनों आपको चरित्र प्रमाण पत्र है, ये जमा करवाने हैं। उसके बाद में आगे अपन बात करें तो इसमें आपका शपथ पत्र, इसके अलावा घोषणा पत्र और जो अन्य कोई प्रारूप जो भी है, देखो इसमें क्या है कि आपने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर कई सारी चीजें लिखवाई हैं। कुछ शपथ पत्र बने हैं जो आपको स्क्रूटनी फोरम की अपने बात की थी, उसमें 50 रुपए की स्टाम्प के ऊपर कुछ आपने नोटरी करवाई थी और कुछ आपको सादे कागज के ऊपर लिखना था। तो जो भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको यहाँ पर अब अरेंज करने हैं। जैसे एक आपका सामान्य घोषणा पत्र था जिसमें आपका आपराधिक रिकॉर्ड है वो नहीं होने की बात उस पर लिखी गई है। 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपने वो तैयार करवाया था, उसकी नोटरी करवाई थी। तो वो जो ओरिजिनल है वो उसकी एक तो फोटोकॉपी आपको अपने पास में रख लेनी है और एक जो वो ओरिजिनल वाला है 50 रुपए का वो आपको इसी सेट में लगाना है, ठीक है। इसके बाद में एक आपका विवाहित होने का या अविवाहित होने का या दहेज संबंधी जो शपथ पत्र है, दोनों आपका दहेज का अविवाहित में आ जाता है और वो दहेज वाला विवाहित में आ जाता है। यानी बोर्ड के आधिकारिक आदेश के अनुसार विवाह होने की स्थिति में या अविवाहित होने की स्थिति में आपका जो दहेज से संबंधित शपथ पत्र है 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपने तैयार करवाया था वो आपको ओरिजिनल है वो इस सेट में लगाना है और एक फोटोकॉपी करके आपको इसकी अपने पास में रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ तक ये विवाह वाला आ गया। अब देखिए बात करते हैं अपन आगे। अगर आपने विवाह का पंजीयन आप नहीं हुआ यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया, कब? जब आपका विवाह 2006 से पहले का है और आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तब आपको 50 रुपए का जो स्टाम्प है वो इसमें बनाना था, उसकी नोटरी करवानी थी। ये सबके लिए लागू नहीं था, लेकिन जिनके लिए लागू था उनको ये बनवाना था। ओरिजिनल है ये आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा, एक फोटोकॉपी आप इसकी अपने पास में रख सकते हो। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र ये सभी को बनवाना था, जो विवाहित हैं उनको भी बनवाना था, ये जो अविवाहित हैं उनको भी बनवाना था। तो ये आपको सादे कागज पर बनवाया है तब तो ठीक है, और अगर आपने 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब भागादौड़ी मत करना, ठीक है। ओरिजिनल आपको सेट में वहां पर जमा करवाना पड़ेगा और एक बैकअप के लिए एक फोटोकॉपी अपने पास में रख लेना। इसके बाद में आता है आपका धूम्रपान का, धूम्रपान या गुटखा सेवन न करने का आपको एक वचन बंद पत्र है वो तैयार करवाया था आपने, वो ओरिजिनल आपको वहां पर जमा करवाना पड़ेगा और एक फोटोकॉपी अपने पास में रख लेना। आगे आता है आपका संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र, यानी देश और संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा की थी आपने सामान्य कागज के ऊपर, तो वो आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा, एक फोटोकॉपी अपने पास में रखनी है। इसके अलावा नमूना हस्ताक्षर या हस्तलिखित प्रारूप, अब ये जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में ये दिया गया था ये प्रारूप नमूना हस्ताक्षर हस्तलिखित प्रारूप, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी बनना था, आपको इंग्लिश में भी बनना था। ये आपको भरकर नहीं लेकर जाना है, ये आपको खाली लेकर जाना है अपने साथ में, क्योंकि वहां पर जो 3 व्यक्ति बैठेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, एक फर्स्ट ग्रेड का व्याख्याता, एक सेकंड ग्रेड का या थर्ड ग्रेड का अध्यापक या पीटीआई और तीसरा आपका कंप्यूटर का जानकार, वो आपको वहां पर उनके सामने बनना है, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम देकर आए थे उस समय भी आपका एक हैंड राइटिंग का नमूना लिया गया था और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब वो अपने सामने भरवाएंगे, तो पहले वाले से वो मैच करेंगे कि ये जो एग्जाम देने गया था बंदा, इसकी राइटिंग और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने आया है इसकी राइटिंग दोनों की सेम है या अलग है, ठीक है। तो ये नमूना हस्ताक्षर जो हस्तलिखित प्रारूप है ये आपको साथ लेकर जाना है और वहां पर उनके सामने आपको बनना है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल है, आपको सेट में वहीं पर आपको भरकर जमा करवाना है और इसकी एक फोटोकॉपी है वो अपने पास में रख लेना। अब आप कहोगे सर बढ़ने के बाद में फोटोकॉपी कहाँ करवाएंगे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने के बाद में फोटोकॉपी नहीं करवानी है आपको, फोटोकॉपी आपको केवल साथ में रखनी है पहले बिना भरी हुई, ठीक है। तो इतना मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हो जाए, कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। उसके बाद में बात करते हैं जिन भी अभ्यर्थियों का टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों ही कैटेगरी से चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों के लिए है ये, ठीक है, सभी के लिए नहीं है। जिन भी अभ्यर्थियों का टीएसपी या नॉन टीएसपी के लिए चयन हुआ है उनको ये विकल्प पत्र बनना था सादे कागज पर, तो उनको ओरिजिनल है वो सेट यहाँ पर जमा करवाना है और एक फोटोकॉपी इनको साथ में रखनी है। और एक आपका विधवा या परित्यक्ता या पुनर्विवाह के लिए घोषणा पत्र, ये सभी के लिए नहीं है, जिन भी अभ्यर्थियों को लिए लागू है उन अभ्यर्थियों को ये बनवाना था, ठीक है। और ये ओरिजिनल है, ये आपको वहां पर जमा करवाना है, एक फोटोकॉपी आप इसकी साथ में रख लेना। और एक एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये भी सबके लिए नहीं है। जो भी भाई बंधु अभ्यर्थी है वो पहले सरकारी नौकरी में थे, सरकारी सेवा में फिलहाल है, तो वो अगर इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आना चाहते हैं तो ये एनओसी उनके लिए है, सबके लिए ये नहीं है। अब आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो फोटो लेकर जानी है आपको, 5 फोटो ले जाना आप, ठीक है, 5 फोटो ले जाना। एक तो आपकी ये आवेदन फॉर्म है इसके ऊपर चिपक जाएगी और बाकी की जो फोटो है वो आप बैकअप के तौर के ऊपर साथ में लेकर जाना है, ठीक है। रंगीन फोटो होनी चाहिए, रंगीन फोटो होनी चाहिए और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, सफेद होना चाहिए, ताकि आपके जो चेहरा है, आपके जो कान है वो आपको अच्छी तरीके से वहां पर दिखने चाहिए फोटो में, कहने का मतलब है। और फोटो जो है वो आप 6 महीने से या 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपको 5 फोटो है ये आपको साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज,
अब आप कहोगे सर और क्या बच गया, अन्य दस्तावेज क्या है? तो देखिए अन्य दस्तावेज में एक तो आपकी ये है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी योग्यता से संबंधित हैं वो आपको साथ लेकर जाने ही है। इसके अलावा बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब उन्होंने पहली बार भरा था तब वो खुद की गलती हो सकती है, मित्र वाले की गलती हो सकती है, किसी की भी गलती हो, वहां पर कैटेगरी में अगर उन्होंने जैसे ओबीसी का कोई बंदा है और अगर उसने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भर दी, उसने एससी या एसटी कैटेगरी भर दी, या एससी एसटी का कोई बंदा है उसने जनरल भर दिया, तो अगर इस तरीके की कोई भी अगर बात हो गई थी तो आप शपथ पत्र दे करके और उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हो अब स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय, ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय, तो आपको वहां पर शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो ये शपथ पत्र अन्य दस्तावेज में आ गया, ठीक है। एक ये है कि जैसे स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय भी बहुत से बच्चों की गलती हो गई थी, ठीक है, तो उन चीजों का जो जो आपके पास में गलती हो गई थी उनका एक शपथ पत्र आपको बनवाना है कि ये फॉर्म भरते समय हमसे ये गलती हो गई थी, लेकिन हम हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप चाहें तो इनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो उन्हें त्रुटि सुधार के लिए जो आप शपथ पत्र बनवाएंगे ये शपथ पत्र इन अन्य दस्तावेज में यहाँ पर शामिल हो जाता है। तो ये अन्य दस्तावेज है वो आपको साथ में लेकर जाने हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय ध्यान में रखनी है। जैसे ये काम तो सभी ने कर लिया है कि एसएसओ पोर्टल पर गए हैं और माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर डिटेल कम स्क्रूटनी फॉर्म पर जाकर आपने वो स्क्रूटनी फॉर्म है वो पूरा भर दिया है, ई मित्र वाले से भरवाया है या खुद से भरा है, जो भी है आपने सही भर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, हर एक डॉक्यूमेंट्स का जो आपने फोटोकॉपी वहां पर नीचे संलग्न की है सबके ऊपर आपको हस्ताक्षर करनी है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसमें मैंने ये देखा है बच्चे क्या करते हैं जब इसमें हस्ताक्षर करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास में तो वो जब खुद के हस्ताक्षर करते हैं तो ऐसे लिखते हैं स्व प्रमाणित लगा करके और बाद में नीचे खुद के साइन करते हैं, जो भी आपके साइन आप जिस तरीके से करते हैं ऐसे करते हैं। या फिर वो क्या करते हैं यहां पर लेते हैं इसे सेल्फ अटेस्टेड और उसके बाद में नीचे साइन करते हैं इस तरीके। तो ये तरीका गलत है, ऐसे मत किया करो। आपको ये चीज है ना, ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल खुद के यहाँ पर साइन कर दिया करो। जैसे ये फॉर्म है, मान लीजिए कि ये फॉर्म है, आपको खुद के साइन करने हैं तो यहाँ पर नीचे है वो आप इस साइन कर देना बस, ठीक है। स्व प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी क्या बच्चे करते हैं, जैसे स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे उससे पहले वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेंगे, ठीक है, और जो मेडिकल वेरिफिकेशन है, मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी आवश्यकता नहीं है। भागदौड़ी मत करो आप, ठीक है, इतनी जल्दी पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, जब आप ज्वाइनिंग करोगे, है ना, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओगे ना, फेसबुक पर डालोगे क्या कि पहली बार जब रजिस्टर में साइन करोगे, फोटो खिंचवाओगे और वो आप सोशल मीडिया पर डालोगे, उस समय आपको चाहिएगा जो पुलिस वेरिफिकेशन है, मेडिकल का सर्टिफिकेट है, उस समय आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिलहाल में आप भटको नहीं। और इसके अलावा आपने मैंने बताया था कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या मार्कशीट में अगर आधार कार्ड में या जन्मतिथि में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आपने अलग से कोई शपथ पत्र बनवाया है तो वो आपको साथ लेकर जाना है, उसको घर पे मत छोड़ जाना आप, ठीक है। बाकी तो यही है कि अगर इससे रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आता है तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसकी सूचना, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाकर जो घंटी वाला बटन है उसको आप दबा लेना ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आपके पास में पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करना, जो भी भाई बंधु हैं वो चेकलिस्ट के लिए भटक रहे हैं, ताकि वो आराम से इस प्रकार अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपका कोई सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।